गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. बैठिए प्रिया। थैंक यू सो मच मैम. प्रिया बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम प्रिया पाठक है. मैं सतना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय रहिकवारा सतना से पूरी किया है और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में जबलपुर से पूरा किया है. और सर रिसेंटली मैंने अभी मास्टर्स कंप्लीट किया है पॉलिटिकल साइंस से. और सर सिंगिंग, प्लेइंग हारमोनियम और रीडिंग मेरी कुछ हॉबीज़ हैं. ये विषयांतर क्यों देखने को मिलता है? आप बायोटेक्नोलॉजी से पॉलिटिकल साइंस में आ गए। सर 12th के बाद बायोटेक्नोलॉजी एक अच्छा डिसिप्लिन लगा मुझे. पर सर सिविल सर्विसेज का जो डिसीजन था वो ग्रेजुएशन के दौरान ही मुझे डिसाइड किया मैंने कि मुझे सिविल सर्विसेज की फील्ड में जाना है. सर देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज but because it was a time taking procedure, so I thought it would be better to have an alternative option, so I did MA in political science. ठीक है. बायो टॉयलेट क्या होते हैं? अभी आज न्यूज़ में भी आया बायो टॉयलेट के बारे में, क्योंकि वंदे भारत जो ट्रेन चलाई उसमें बायो टॉयलेट का यूज़ किया गया. क्या होता है बायो टॉयलेट? सर बायो टॉयलेट में सर जो टॉयलेट्स हैं उसमें जो भी एक्सक्रीटा है दैट वुड बी रिसाइकल्ड और जो भी मतलब जो भी वाटर या सीवेज वहाँ से जनरेट होगा सो दैट वुड आल्सो बी रिसाइकल्ड. और जो गैसेस होंगी जैसे सर CO2 और मीथेन ऐसी गैसेस का प्रयोग बाकी प्रयोजनों के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है. ये जो बायो टॉयलेट बने हैं इनमें क्या फ़ायदा होने वाला है? जो बायो टॉयलेट बने हैं जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा था पुराने टॉयलेट से? सर आप चूंकि केमिस्ट्री की और साइंस बैकग्राउंड साथ ही इसलिए मैं Yes. पूछ रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकल आंसर जा रहा हूँ मैं आपसे. यस यस. हाँ. सर जो पुराने टॉयलेट्स हैं उसमें जो फीकल मटेरियल है तो सर वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है. सो दैट इज़ वाई बायो टॉयलेट जो है वो केवल environment? एनवायरनमेंट एंड सॉइल और एंड वाटर, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन. सो सर दिस मच आई नो सर. पटरी जो थी रेल की उस पर कुछ नुकसान हो रहा था? सर सॉरी सर अभी ध्यान नहीं कर पा ना रहे. इन्फॉर्मेशन कोई बात नहीं. बायो टेररिस्ट क्या होते हैं? सर बायो कैटलिस्ट्स, टेररिस्ट बायो टेररिस्ट. हाँ. ओके सर बायो टेररिस्ट जो बायोलॉजिकल वेपन्स के थ्रू जो टेरर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. सो दोज आर नेम्ड एज द बायो टेररिस्ट. कोई एक किसी देश पर आरोप लगे थे बायो टेररिस्ट यूज करने के? यस सर. अब रिसेंटली जो कोविड पैंडमिक था तो चाइना के ऊपर एलिगेशंस थे कि बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज़ किया गया है कोरोना वायरस. आप मानती है सही है? मतलब उस पर जो एलिगेशंस लगे हैं सही है? सर बहुत सारी थ्योरीज थी इसके रिगार्डिंग, पर जहाँ तक सर जो सर्वोच्च संस्था है हेल्थ से रिलेटेड WHO, तो उसने WHO ने ऐसा कुछ प्रमाणित नहीं हुआ है इसमें WHO के थ्रू. और सर एलिगेशंस तो लगे हुए हैं चाइना के ऊपर पर प्रमाणित नहीं हुआ है सर. जैसे जो ट्विन्स होते हैं यस सर. है ना, ट्विन में से किसी एक ने अपराध कर दिया तो फिर उसकी आप एज अ बायोटेक्नोलॉजी आप मैं उस पर्सपेक्टिव में आंसर चाह रहा हूँ. तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि ट्विन में से किस ट्विन ने उसका वो कोई क्राइम किया है? कैसे पहचान? सॉरी क्योंकि सर दोनों मैं की प्रश्न नहीं समझ पा रही हूँ. मैं ये जो ट्विन है ट्विन में से किसी एक ने यस कोई क्राइम कर दिया है और Yes. उन दोनों को मतलब उनमें से हमें पकड़ना है कि किसने क्राइम किया है. अब चूंकि दोनों का जो DNA है वो तो एक जैसे ही होगा. यस फिर कैसे आप पकड़ते हो उनको? मतलब उनके जो आरोप लगे हैं उन पे एलिगेशंस लगे हैं एक्यूज्ड है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है तो जो ट्विन्स के भी DNA हैं तो सर उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं. तो मोर देन 99% ऑफ द DNA इज आइडेंटिकल but some part of the DNA so that can be identified from the twins if the evidences on the dead body has been found. तो उन एविडेंसेस के थ्रू DNA के थ्रू पता लगाया जा सकता है ट्विन्स में जो डिजाइनर बेबी है, डिजाइनर बेबी Yes. उसको लेकर सरकार अनुमति क्यों नहीं दे रही? जबकि उससे तो अच्छे से अच्छे हम लोग बना सकते हैं, अपने अनुरूप बना सकते हैं, अच्छे इंटेलिजेंट रहेंगे. यस सर.
सर डिज़ाइनर बेबी का जो कॉन्सेप्ट है तो उससे काफ़ी सारे बायोएथिकल इश्यूज भी रेज हो रहे हैं क्योंकि जो एम्ब्रियोज हैं इट इज़ कंसिडर्ड एज द गिफ्ट ऑफ नेचर और अगर हम डिज़ाइनर बेबीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वी आर इंटरफेयरिंग इन द प्रोसेस ऑफ इन द नेचुरल प्रोसेस। तो सर और क्योंकि सर टेक्निक्स का जो उपयोग हो रहा है इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन का यूज़ मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, जैसे कि जेनेटिक डिजीज़ेस को क्योर करने के लिए तो उसके थ्रू जीन थेरेपी और जीन एडिटिंग की जो प्रोसेसेस हम जनरली देखने को मिलती है हेल्थ सेक्टर पे, तो उसका उपयोग होना चाहिए। ठीक है, आपने बॉटनी भी पढ़ा है? यस सर। मेरा क्वेश्चन ये है, इक्वेटर से हम जब पोलर रीजन की ओर चलते हैं तो वेजिटेशंस में क्या बदलाव आते हैं? कोई 3-4 बदलाव बता दीजिए मुझे आप, क्या क्या चेंजेस आते हैं? मेरा क्वेश्चन समझ गया? यस सर। हाँ। सर इक्वेटर के पास क्योंकि प्रॉपर सनलाइट है तो वहाँ पे जो वेजिटेशन होगी वो सदाबहार वनों की होगी और ग्रीन प्लांट्स होंगे, और जैसे जैसे सर पोलर रीजन की तरफ बढ़ेंगे तो वेजिटेशन में क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे और जो लीव्स का जो पैटर्न है वो चेंज होगा, जैसे कि कॉनिकल शेप में लीव्स का फॉर्मेशन होगा और सो दैट द ट्रांसपायरेशन प्रोसेस इज रिड्यूस। हार्डनेस में कोई चेंज आएगा? यस सर, सॉफ्टनेस बढ़ती जाती है पोलर रीजन की तरफ। बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती है। आपने पॉलिटिकल साइंस, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, Yes. कॉन्स्टिट्यूशन में कई जगह लिखा रहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? फिर से बोलूँ मैं? यस सर। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? सर जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसके अनुसार अगर सर किसी एक पर्टिकुलर प्रोविज़न है और उस प्रोविज़न वो प्रोविज़न कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो उस प्रोविज़न को जस्टिफाई करने के लिए पर्टिकुलर जगह पे ऐसा बोला जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सब्जेक्ट टू बी इंटरप्रेटेड बाय द जुडिशरी एंड टाइम टू टाइम जुडिशरी इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो सर दिस मच आई नो अबाउट द टॉपिक। ठीक है, एक बार देख लेना इसको। श्योर सर, आई विल रीड ऑन इट। प्रिया, यस सर। आपने पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रखा है यस सर। और आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। यस कौन सी रैंक थी आपकी यूनिवर्सिटी में? सर, आई टॉप द यूनिवर्सिटी इन द सब्जेक्ट। कॉलेज में या पूरी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी। ठीक है। ऐसे कोई 3 ऑर्गेनाइजेशन बताओ जिसमें इंडिया, चाइना और रूस तीनों। सर फर्स्ट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सेकंड इज ब्रिक्स। ठीक है। सर थर्ड आई एम अनेबल टू रिकॉल राइट। कोई बात नहीं, आप ये बताइए G20 क्या है? G20 सर ग्रुप ऑफ नेशंस जिसमें G7 नेशंस के साथ साथ और भी नेशंस शामिल हैं। कौन से और बंदे? पाकिस्तान है उसमें? नो सर, पाकिस्तान नहीं है तो फिर कौन है? G20 में। सर बांग्लादेश? सर आई विल रीड अबाउट G20। अभी कोई विशेष बात है इस संदर्भ में G20 के संदर्भ में? यस सर। क्या सर, है? G20 का जो समिट है वो इंदौर में इंदौर में? सर इंडिया में हो रहा है। हाँ। G20 का हाँ, summit, इंदौर yes में भी sir. हुआ था। Yes इंदौर sir. में किस मिनिस्ट्रियल लेवल पे हुआ था। किस थीम क्या था? कौन से मुद्दे उठाए गए उसमें? हर जगह किसी एक मुद्दे पर होगा ना, एक Yes इशू sir. पर होगा। यहाँ किस इशू Yes पर sir, हुआ था? yes sir. सर अभी इंदौर मैं के याद अलावा नहीं एमपी में और भी कहीं हुए थे क्या? सर मैं इस बारे में कोई नहीं, मैं तो एक क्वेश्चन ही जानना चाहता हूँ। किसी भी देश को जब इतने बड़े ग्रुप की अध्यक्षता मिलती है, जैसे भारत को मिली हुई है, यस सर। तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं हमको ऐसी अध्यक्षता के? सर काफ़ी मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स होते हैं। जैसे? जब भी सर पहला तो इकोनॉमिक लेवल पे, तो इकोनॉमिक लेवल पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है। सेकंड सर डेमोग्राफी के लेवल पे, डेमोग्राफिक लेवल पे जो इंडियन डायस्पोरा है, तो इंडियन डायस्पोरा जैसे सर अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था देश में, तो
तो इंडियन डायस्पोरा को इंडियन जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ अवेयर किया जा सकता है वो तो और उनका उसके- कंट्रीब्यूशन को वो तो उसके माध्यम से कर दिया, प्रवासी भारत सम्मेलन इसीलिए कराया। Yes, sir. G20 स्पेशली पूछ रहा हूँ मैं। हाँ चलो इसको भी जोड़ लें तो, और इसके अलावा और सर G20 सर एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से भी, जैसे क्लाइमेट चेंज और जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है जैसे कि टेररिज्म, तो उनके रिस्पेक्ट में भी काफ़ी तो केवल बदलाव लाए इंडिया जा को सकते बेनिफिट हैं। होगा या सभी देशों को होगा जो इस ग्रुप 20 में? सर ग्लोबल लेवल पे ही होगा तो ये सब। स्पेशली इंडिया को क्या लाभ? मैं आप समझे नहीं, अध्यक्षता मिलने के बाद हमारे प्रधानमंत्री बहुत खुश हुए थे और ये हमारे लिए भी खुशी की बात थी। स्पेशली किसी देश को क्या बेनिफिट होते हैं, मैं वो लॉजिकली पूछ रहा हूँ आपसे, है ना? ये सब तो होंगे, सीधी सी बात है, निवेश आएगा ही आएगा, लोग आएंगे तो। सर एक फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे भी इंडिया वुड बी एबल टू लेवरेज इट्स बार्गेनिंग कैपेसिटी इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। और सर आई विल रीड। ओके, ये बताइए कॉफी क्लब क्या है? सॉरी सर, कॉफी क्लब, कॉफी क्लब। कॉफी क्लब, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। यूएनएससी का नाम सुना है आपने? यस सर, यूएनएससी क्या है? United Nations Security Council is one of the organizations of United Nations organization. इससे जुड़ी हुई एक एक कह सकते हैं एक संगठन है G4। Yes sir. क्या है वो G4? सर G4 जो 4 ग्रुप है, 4 नेशंस है, उनका एक ग्रुप है जो कि परमानेंट सदस्यता चाहता है यूएनएससी में। कौन कौन है वो? सर ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ठीक है। जापान एंड इंडिया। और इनका अपोज करने वाले देश क्या कहलाते हैं? कुछ इनके अपोज भी तो करेंगे। यस सर, यस सर। क्या कहलाते हैं? अब तो गोल्ड मेडलिस्ट तो आपसे तो पूछना बनता है ना। सर अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा। अभी हाल ही में आप देखोगे तो रूस का झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा है, तो कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भारत को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में गुट निरपेक्षता के स्थान पर थोड़ा सा झुकाव अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा करना चाहिए। ऐसा करने से क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, बता पाओ, बिल्कुल टू द पॉइंट बता दीजिए। सर जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सर स्पेशली आफ्टर 2014 काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, जैसे कि काफ़ी डिफेंसिव मोड पे रहती थी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एंड नाउ इट हैज डिफेंसिव नहीं, वो तो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैलकुलेटेड हमारे कल्चर का हिस्सा है कि हम शांतिवादी हैं, हम लड़ना चाहते नहीं हैं। उसे डिफेंसिव शब्द देना सीख रहेगा क्या? पर रिसेंटली सर काफ़ी बदलाव हुआ है क्योंकि Aggressive हो गई है। अग्रेशन कैलकुलेटेड सर एग्रेशन है दैट टू इज जैसे कहाँ एग्रेशन दिखता है? चाइना के मुद्दों पर 2-3 जगह दिखाओ जहाँ हमको एग्रेशन देखने को मिला यस है। सर, और रशिया यूक्रेन वॉर पे भी एग्रेशन देखने को मिलता है। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं तो ही इज एबल टू लेवरेज जैसे मैं इंडियाज रोल इन ये पूछ रहा हूँ, in front of the जब Western चाइना और भारत के बीच किसी प्रकार का इशू होता है, Yes. वहाँ हम कितने एग्रेसिव होते हैं, उसका कुछ उदाहरण है आपके पास, कुछ एग्जांपल है? सर इंडिया और चाइना हाँ के रिस्पेक्ट में सर डोकलाम का इशू जो था, ठीक है, एक वो तो हो गया, उसके डोकलाम अलावा इशू पे, और क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं, अंतर्राष्ट्रीय जानकार हैं Yes, राजनीति के, वो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के मामले पर और मामलों में तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन जब बात चाइना की आती है हम चुप हो जाते हैं। गलवान के बाद तो चाइना और आगे आ चुका है, कई सारे उसने गांव बसा लिए हैं बॉर्डर्स पर, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सही है ये बात? सर अग्रेशन में है चाइना, पर सर इंडिया के जो स्टेप्स है जैसे रोड कंस्ट्रक्शन को लेके है बॉर्डर हाँ, पे, हाँ। और बॉर्डर सेफ्टी भी इन्हेंस कर रही है इंडिया वहाँ पे भी। तो सर इंडिया तो स्टेप्स उठा रहा है चाइना के खिलाफ भी। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे Yes, sir. कि भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो थोड़े से गड़बड़ हुए हैं गलवान वैली इंसिडेंट के बाद, कोविड में जो घटना घटी थी। Yes, sir. उसके बावजूद भी लगातार हमारा ट्रेड चाइना से बढ़ा है, ट्रेड ही नहीं हमारा व्यापार घाटा भी बढ़ा है। ऐसा क्या है कि हम फिर भी चाइना से लगातार ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारा व्यापार घाटा बढ़ते जा रहा है? सर पहला तो सर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन का काफ़ी लार्ज प्रोड्यूसर है इंडिया, तो एपीआई जो हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से काफ़ी ज़्यादा ठीक है, एक हो गया। और सर सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं वो भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं,
क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है और इंडिया काफ़ी हद तक ऑल दो वी आर मूविंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता थ्रू आत्मनिर्भर भारत अभियान, बट सर काफ़ी सारे रिस्पेक्ट में इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना पे है और भी बाकी कंट्रीज़ पे है, जैसे डिफेंस रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं तो उसके लिए भी इंडिया की डिपेंडेंसी है उन पे। प्रिया, यस मैम। जवाहर नवोदय विद्यालय से आपने अपनी स्कूलिंग की है ना? यस मैम। आप मुझे ये बताइए कि एक सामान्य विद्यालय से अध्ययन करने में और जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ने में आप अपनी पर्सनालिटी में क्या परिवर्तन, मतलब क्या, कैसे आप उसको अलग मानोगी, क्या प्रभाव पड़ा? यस मैम, जवाहर नवोदय विद्यालय रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, तो रेजिडेंशियल स्कूल कब स्थापना हुई इनकी? मैम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की जो थी तो उसके थ्रू केवीज और जेएनवीज की स्थापना हुई। कौन से जवाहर नवोदय से पढ़ी हैं आप? मैम रहिकवारा, सतना डिस्ट्रिक्ट। सतना डिस्ट्रिक्ट से Yes, पढ़ी हैं। क्यों स्थापना की गई थी इनकी, क्या इसके पीछे उद्देश्य था? मैम जो टैलेंटेड रूरल स्टूडेंट्स हैं ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छी शिक्षा मिल सके और क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर हो सके, तो उसके लिए जेएनवीज की स्थापना की गई है और रूरल कोटा भी रखा गया है। अच्छा, यस मैम। तो आपका सिलेक्शन रूरल कोटा में हुआ था या सामान्य विद्यार्थी के तौर पर हुआ था? मैम सामान्य विद्यार्थी के तौर पर हुआ था। यस। क्या 2-3 ऐसे विशेष क्वालिटीज़ बता दीजिए जो सामान्य विद्यार्थी से, सामान्य स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी से जेएनवी के होने की वजह से आपको डिफर करती हैं? यस मैम, एक हॉलिस्टिक कॉम्पिटेंस देखने को मिलती है जेएनवीज में जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स होते हैं, कि जहाँ पे ना सिर्फ एकेडमिक्स बल्कि करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे कल्चरल लेवल पे भी बहुत कल्चरल फेस्ट होते हैं और स्पीक मैके के प्रोग्राम्स होते हैं, तो स्पीक मैके के प्रोग्राम्स के थ्रू जो भी कल्चरल कॉन्शियसनेस है वो भी जेएनवी के स्टूडेंट्स में बाकी स्कूल्स के स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा। आप ऐसा लगता है आपको मैं डिफर करती हूँ? आप अपनी पर्सनालिटी में इस बात के लिए गर्व करती हैं कि मैंने जेएनवी से विद्यालय वेरी नाइस। और बाद में भी आपका फिर वो दिख रहा है, आपके मार्कशीट्स बता रही हैं गोल्ड मेडलिस्ट जो आपने लिखा है यहाँ पर, स्नातक स्तर पर भी और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर भी। एक बात अभी आपने कही कि जेएनवी में पढ़ने के बाद कम्युनिकेशन स्किल भी हमारी और को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो आपकी हॉबीज़ में दिख रही हैं मुझको, है ना? वहाँ पहुँचूँगी मैं अभी। लेकिन ये बताइए कि संप्रेषण कौशल या एक्सप्रेशन स्किल जिसको हम कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं, आपके लिहाज से आपने बहुत अच्छा भी, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आपके लिहाज से कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाने के लिए या अच्छा होने के लिए या हम आकलन करें अच्छा है, इसके लिए मुझे 2 क्वालिटीज़, मुख्य क्वालिटीज़ बता दीजिए, 2 विशेषताएं बता दीजिए जिससे आप मानेंगे कि इसका संप्रेषण कौशल अच्छा है। मैम पहला आई कांटेक्ट, और मैम दूसरा गिविंग क्लियर मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन, और मैम और मैं बता सकती 2 ही कहा मैंने, ठीक है, ठीक है। विज्ञान मंथन में भी आपका चयन हुआ, यस है ना? ये एक राष्ट्रीय योजना है, विज्ञान के बच्चों को ऐसी जगहों पर ले जाया जाता है जहाँ जो साइंटिफिक रूप से महत्वपूर्ण है और वो सारा अध्ययन और सारी चीज़ें उसमें। अब एक सवाल आप पर पहले भी आ चुका कि बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी केमिस्ट्री वाले विषय होने के बाद आपने फिर रुख किया पॉलिटिकल साइंस का। बाकी आपकी ग्रेजुएशन लेवल तक की पढ़ाई जो है वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से हुई। फिर पॉलिटिकल साइंस के लिए आपने इंदौर का चुनाव क्यों किया? मैम क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद मैम मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी, और क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर थी तो मैंने सोचा मैम कि जो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन, एक बैकअप प्लान रखना ज़रूरी है इस बीच में, तो फिर इसलिए। अच्छा, वेरी गुड। तो प्रिया, यस मैम। कौन से ब्राह्मण समुदाय से आती हैं आप? मैम गोत्र भारद्वाज है। हाँ। और सरयू पारी। क्या होता है ये गोत्र, क्या होता है? मैम
जो ब्राह्मण जो सोसाइटी है तो जो नहीं, भी गोत्र तो सभी में होते हैं। अच्छा जो श्रीवास्तव होंगे, लाला होंगे, उनके भी, कायस्थ के भी गोत्र हैं, और भी जो कम्युनिटी है उनके भी सबके गोत्र में। मेरा सवाल है गोत्र क्या है? एक उपगोत्र भी होता है फिर इसमें। आप कौन से ब्राह्मण समुदाय से आती हैं? भारद्वाज। नहीं, गोत्र हुआ आपका। गोत्र मैम भारद्वाज है। और सरयू पारी ब्राह्मण है। सरयू पारी ब्राह्मण, yes, कौन से इलाके से हैं? सतना। सतना से Yes. हैं। पिताजी क्या करते हैं? गवर्नमेंट टीचर है। गवर्नमेंट टीचर हैं। Yes. वेरी गुड। तो बाकी सब ठीक है आपका। मुझे आप ये बता दीजिए कि 3 प्रकार के शौक हैं आपके। ये शौक जो हैं, ये हॉबीज़ जो हैं आपकी, यस मैम। जिसमें गाना, हारमोनियम बजाना और उपन्यास पढ़ना, यस मैम। है ना? यस तो ये कहाँ स्कूलिंग के दौरान डेवलप हुआ, यस या मैम। शुरू से, या कोई गाना और हारमोनियम बजाना 2 सांगीतिक विधा से जुड़ी हुई हैं आप? yes. तो इसका प्रभाव परिवार से या किसी और चीज़ से आपके ऊपर आया? हम स्कूल से ही प्रभाव इसका पड़ा था, सिंगिंग। कहीं कॉम्पिटिशंस में हिस्सा लिया? यस मैम। जेएनवी में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे, और जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे मॉर्निंग प्रेयर, और मॉर्निंग प्रेयर के बाद जो भी कल्चरल इवेंट्स होते थे, और जो 26 जनवरी एंड 15 अगस्त के प्रोग्राम्स होते थे, और उसके साथ साथ जो और भी जो कल्चरल प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाते थे, जैसे आई हैव रिसेंटली टोल्ड यू अबाउट स्पीक मैक के प्रोग्राम्स, तो उसके दौरान भी जो भी प्रोग्राम्स होते थे, आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट। इंदौर बहुत प्रसिद्ध है संगीत को लेकर, है ना? तो 2 गायक कलाकारों का जो वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं, ऐसे 2 कलाकारों का संबंध है यहाँ से। नाम बता दो। मैम, लेट सुश्री लता मंगेशकर जी, और दूसरे पलक मुछाल जी। हाँ, इंदौर के आसपास, इंदौर संभाग से किशोर कुमार जी का भी नाम है। किशोर कुमार। किसके गाने आपको अच्छे लगते हैं? मैम, लता मंगेशकर। 1-2 सुना दीजिए, कोई गुनगुना दीजिए गीत। यस मैम। एक फिल्म परिचय का गाना है, आर.डी. बर्मन के द्वारा कंपोज किया गया ये गाना, और राग यमन के तहत गाया जाता है। बीते ना बिताई रहना, बिरहा की जाई रहना, बीते ना बिताई रहना, बिरहा की जाई रहना, भीगी हुई अखियों ने लाख मनाए रहना, Very good. बीते ना बिताई। संगीतकार आर.डी. बर्मन जो हैं, यस मैम। उनका एक प्रचलित नाम और भी था, पंचमदा। पंचमदा कहते थे उनको। Yes. क्यों कहते थे पंचमदा? हम पता लगाइए। यस मैम। है ना? किशोर कुमार जी ने सबसे ज़्यादा जो गीत गाए हैं पंचमदा के यस संगीत निर्देशन में ही गाए हैं। बड़े एक परिवार से इनका संबंध था आर.डी. बर्मन साहब का। तो कौन से संगीत घराने से संबंध है, क्या है, कुछ मालूम है? मैम, उनके पिता के बारे में, वो भी म्यूजिक डायरेक्टर ही थे, एस.डी. बर्मन साहब। राज परिवार से थे वो, है ना? जानकारी है आपको? नो मैम। है ना? थोड़ी सी जानकारी रखिएगा। Yes, सवाल ma'am. हो सकते हैं यस ये आप संगीत हारमोनियम के बारे में भी सवाल हो सकते हैं। आपका रुझान जो है उपन्यास पढ़ना भी दिख रहा है यहाँ यस पर। किस किस्म के उपन्यास पढ़ती हैं? मैम, फिक्शन, और फिक्शन में भी जो मेरा रुझान जो सबसे ज़्यादा है जिसकी तरफ, वो माइथोलॉजिकल फिक्शन है। अच्छा, कोई ऐसा उपन्यास बता दीजिए माइथोलॉजिकल जो आपको पसंद हो। मैम, अभी रिसेंटली मैंने रामचंद्र सीरीज़ पढ़ी है बाय अच्छा। अमीश त्रिपाठी सर। अमीश त्रिपाठी जी की यस मैम। तो 4 बुक्स हैं रामचंद्र सीरीज़ के अंदर। हम्म। पहला राम, द सियान ऑफ इक्ष्वाकु, दूसरा सीता, द वॉरियर ऑफ मिथिला, तीसरा रावण, द एनिमी ऑफ आर्यवर्ता, और 4th जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है, वॉर ऑफ लंका। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट की एक उपाधि मिली है किसी लेखक को, उनका शुभ नाम क्या है? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी को मिली है। कुछ उपन्यास, कोई उपन्यास पढ़ा प्रेमचंद जी का?
गोदान पढ़ी है। गोदान पढ़ी। गोदान के 2 मुख्य किरदारों के नाम बता दीजिए। हौरी हम्म। और धनिया। सामान्य तौर पर प्रेमचंद जी ने किन कैरेक्टर्स को लेकर के अपने उपन्यासों की संरचना की है? कैसे कैसे कैरेक्टर मिलते हैं उसमें? मैम बहुत ही ग्राउंड लेवल जो ग्रामीण परिवेश है उनको हाईलाइट किया हुआ है, और ग्रामीण परिवेश में भी जो कृषक जीवन की समस्याएं हैं उनको बताई हुई है। तो जो भी ब्रिटिश काल के जो भी गांव रहे हैं और जो जिन समस्याओं से वो गांव गुजरते थे, जैसे कि लोन को लेके, ऋण को लेकर के, तो वैसी समस्याओं को हाईलाइट किया है। आपका सबसे पसंदीदा उपन्यास कौन सा है? अभी जो मैं रिसेंटली पढ़ रही हूँ, द सीक्रेट। किसका है? बाय रोनाल्ड ब्रायन। अच्छा, ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक। प्रिया, उसमें सबसे मोस्ट सिंसियर आती है ना? ये एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपके लिए। थैंक यू सर। और आपकी इन्फॉर्मेशन लेवल भी बहुत अच्छी है। जो मैंने पूछे उन क्वेश्चन से मैं तो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। तो दूसरा बस एक चीज़ की कमी लगी, वो आई कांटेक्ट। जैसे मैंने पूछा ना कि जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें, तो आपने खुद ने बताया कि आई कांटेक्ट प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। यस सर। है ना? हम तो मतलब हमें भी एक्नॉलेज करना चाहिए। आप यदि मैम से बात कर रहे हैं तो ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा एक्नॉलेज हमें करते, क्योंकि हम भी आपको सुन रहे थे। यस सर, यस सर। ठीक है ना? Yes. तो बस एक आई कांटेक्ट का ध्यान रखना, बाकी कोई सजेशन नहीं हमारी मेरी तरफ से। नहीं, मेरी तरफ से है, मैं बताऊंगी और बेहतर करने के लिए। आप बताइए कुछ। मैं एक ही बात कहूँगा, इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा था। आपसे जो पूछते हैं ना, आप अच्छा बताते हो, लेकिन तो डाइवर्ट कर देते हो किसी और। चीन की बात हो रही है तो आप यूक्रेन पर या अनावश्यक ले जाने की जरूरत ही नहीं है सर। आपके पास पहले वैसे ही बहुत नॉलेज है आपके पास, तो जरूरत ही नहीं है। डेप्थ ऑफ नॉलेज बहुत अच्छी है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी छोटे है, आंसर होते हैं ना, की पॉइंट। सिंसियर भी है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, गांभीर्य अच्छा है, बस थोड़ी सी अधीरता है कि प्रश्नों को पहले थोड़ा कहीं कहीं पर बहुत सुंदर आपने सोच करके और समय लिया और जवाब दिया, तीसरे 2 बिंदु बताए, तीसरा आपको नहीं आया, आपने क्षमा मांग ली। ज़रूरी नहीं है कि हमको 100% जवाब देने, कहीं भी ज़रूरी नहीं है, यस। है ना? जहाँ भी हम अपनी ज्ञान को अनुमान से जवाब देना शुरू करेंगे, वहाँ हमारे फंसने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना? Yes. बाकी ओवरऑल पर्सनालिटी अच्छी है। आपने खूब अच्छी साड़ी बांधी, इस पे मैंने प्रश्न नहीं किए, मैं कर सकती थी। जैसे पूछा जा सकता है ये इस रंग का चुनाव क्यों किया, ये कौन से टेक्सचर का आपने साड़ी पहनी है ना? तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने माहेश्वरी बांधी है। पिंक मैंने क्यों पहना, पिंक कलर किसका रिफ्लेक्शन करता है, ये मुझे क्यों रुचता है, और कौन सी ऐसी चीज़, इस तरीके के प्रश्न भी आ सकते हैं, उनकी भी तैयारी आप रखिएगा। ओवरऑल आपका जो बाह्य पर्सनालिटी है वो भी बहुत सौम्य और शिष्ट है, मतलब कुछ नहीं बोलना उसके बारे में, सब बढ़िया है, बेहतर। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, डेप्थ ऑफ नॉलेज भी अच्छा है ना? थोड़ा सा और थोड़ा गांभीर्य लाइए, और कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि तुम जवाहर नवोदय विद्यालय से आती हो, है ना? और स्पीकिंग स्किल को बहुत बेहतर तरीके से समझती हो। 2 आई कांटेक्ट तो ज़रूरी है। 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं स्पीकिंग स्किल के लिए, वह है विषय वस्तु का ज्ञान और भाषा पे अधिकार। दोनों चीज़ आपके पास है, बस उसको सलीका और थोड़ा सा बढ़ाना है अपने को, है ना? ऑल द बेस्ट। ठीक है।